हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गूगल केमिस्ट्री एंड वंस अगेन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन एनसीईआरटी के फर्स्ट बुक का पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैट। वन शॉट में मैक्सिमम टॉपिक कवर करेंगे। जहाँ से आपके सवाल उठते हैं, जहाँ से टॉपिक कवर होते हैं, वहाँ से हम तरीके को उठाएंगे और वहाँ से हम टॉपिक को कोरिलेट करेंगे। चलिए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट करते हैं। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक, सबसे पहले यही जानेंगे और एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीन्स होता है ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी डील चार्ज विच इज़ एट रेस्ट। मीन्स जहाँ पे रेस्ट चार्ज को हम डील करें, रुके हुए चार्ज को, वो ब्रांच आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। ठीक है, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच वी डील चार्ज ऑफ एट रेस्ट। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन में हम क्या रीड करते हैं? चार्ज विच इज एट रेस्ट। ठीक है, सिंपल सा रीड। और मेनली अगर हम इस टॉपिक को रीड करें तो कैसे कंटिन्यू करते हैं, देखो इसकी कहानी चार्ज से ही शुरू होती है। चार्ज से ही हम जानेंगे, तो चार्ज से ही ये चैप्टर हमें पढ़ना है मेनली। और क्रैश कोर्स है तो इट मीन्स थोड़ा सा फास्ट वे में कवर करेंगे। देखो चार्ज के बारे में सबसे पहले थेल्स ऑफ मिलेटस ने बताया था। एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल व्यू, बस इतना ही समझ लेते हैं। थेल्स ऑफ मिलेटस ने ये है। और चार्ज हमारा जब फर्स्ट टाइम आया था तो यहाँ पे ये भी बातें कोरिलेट होती हैं कि जब चार्ज जन्म हुआ तो उसी समय इलेक्ट्रिसिटी का भी जन्म माना जाता है। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को भी पैदा करने वाला कौन है? चार्ज है। इलेक्ट्रिसिटी की भी खोज यहीं पे मानी जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ें, हाउ प्रोड्यूस चार्ज, मीन्स हाउ टू प्रोड्यूस चार्ज, हाउ प्रोड्यूस चार्ज। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाते हैं। व्हेन टू सब्सटेंस आर rubbed with each other then frictional electricity produced प्रोड्यूस। ठीक है, ये थोड़ा सा एक शॉर्टकट में, व्हेन टू सब्सटेंस आर रब्ड विद ईच अदर देन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। मीन्स दो बॉडीज़ के दो छोटे सब्सटेंस को आपस में रब करने से इलेक्ट्रिसिटी का भी जन्म होता है। और या फिर ऐसे आप समझ सकते हैं, यहीं से चार्ज का भी जनरेट होता है। मीन्स चार्ज भी ऐसे ही जनरेट होता है। और इस टाइप से जनरेट किए गए, मतलब फ्रॉम दिस फिनोमिना if we create charge then this phenomena is known as frictional electricity। अगर हम फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करें तो ये हमारा कहलाता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इतनी बेसिक मेनली इतनी बातें बहुत सफिशिएंट है। व्हाट इज़ चार्ज, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डील कर लेते हैं। व्हाट इज़ चार्ज? तो चार्ज इज़ बेसिकली, चार्ज इज़, देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इसको सही से कोरिलेट करना चाहें तो चार्ज इज़ अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मीन्स जो चार्ज है, फर्स्ट पॉइंट इसका हम नोट कर लेते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्लियर? इसका मतलब क्या है? देखो इंट्रिंसिक का मतलब होता है ऐसा कोई सब्सटेंस जो क्लियरली डिफाइन ना हो। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एग्जैक्टली डिफाइन ना हो तो उसको हम मेज़र करते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में। कैसे? जैसे है क्या, रियलिटी, जो चार्ज की रियलिटी है, चार्ज को एग्जैक्ट डेफिनेशन से नहीं डिफ़ाइन किया गया है बल्कि इसको प्रॉपर्टीज़ के आधार पे डिफ़ाइन किया गया है। ठीक है, तो इसलिए इस चार्ज को हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, बिकॉज इट हैज़ नो एग्जैक्ट डाटा
बिकॉज इट हैज़ नो एग्जैक्ट डाटा, मतलब इसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। तो कैसे डील करें इसको हम डील करते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी पे, बट रियल डेफिनेशन हम अगर इसको जानना चाहते हैं कि वेयर इज चार्ज इज प्रेजेंट, देन वी कैन रीड इट्स प्रॉपर्टी। इसके प्रॉपर्टीज़ को हम रीड करके बता सकते हैं। तो चार्ज इज डिफाइन बेसिकली बाई इट्स प्रॉपर्टी। इसके प्रॉपर्टी के थ्रू आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इतना सफिशियंट है। और चार्ज इज़ टू टाइप। अगर टाइप ऑफ चार्ज के बारे में रीड करें तो चार्ज के दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। क्लियर? एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये हमारा टाइप ऑफ चार्ज है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। एंड किसने ये बताया था, मतलब किसने इस पॉजिटिव एंड निगेटिव को बताया था? तो एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसको बताया था कि मेनली हमारे जो चार्ज होते हैं ये पॉजिटिव एंड क्या कहते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव दो टाइप के होते हैं। साइंटिस्ट हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने बताया था कि चार्ज का नामकरण मीन्स चार्ज को टू टाइप में इस वैज्ञानिक ने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेसिकली हमारा इतना सफिशियंट है। और प्रॉपर्टी अगर हम लिखें तो इसकी प्रॉपर्टी मतलब चार्ज की प्रॉपर्टी भी डील कर लेते हैं। तो याद रखिएगा चार्ज की मेनली थ्री प्रॉपर्टी हैं जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं चार्ज जो है वो कैसे जाने कि चार्ज है, ठीक है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी जो है, चलिए, एक है इसकी प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी, इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी है। दूसरा है क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, मीन्स क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। एंड थर्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये तीन प्रॉपर्टी इसकी मेन प्रॉपर्टी आती है, समझना ज़रा सा। चार्ज की मेन प्रॉपर्टी ये तीन है, बट इसको पहचानने के और भी शॉर्टकट हैं। तो उन शॉर्टकट को थोड़ा सा हम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। शॉर्ट लैंग्वेज को थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं कि और कितने प्रॉपर्टी से हम चार्ज को पहचान सकते हैं। तो देखो, एक तो सराउंडिंग मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड से आप पहचान सकते हैं कि वहाँ पे चार्ज है। अगर ये चार्ज है तो ये दो ही टाइप के चार्ज होते हैं, इनके आसपास के सराउंडिंग से हम पहचान सकते हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड से पहचान सकते हैं। दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर कहीं फोर्स लग रहा है दो सब्सटेंस के बीच तो एक तरह से हम पहचान सकते हैं कि वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इट मीन्स वहाँ चार्ज होंगे, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी के थ्रू हम मेनली पहचान सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फोर्स। और जैसा कि बेसिकली हमें पता होता है कि दो सेम पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव, और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर सेम नेचर के चार्ज हैं तो रिपल करेंगे और अपोजिट नेचर के हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्लियरली इतना सफिशियंट है चार्ज के बारे में बेसिक पॉइंट। देखिए, चार्ज की हमने तीन प्रॉपर्टी देखा था, एडिटिव, कंजर्वेशन एंड क्वांटिनाइजेशन, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा रीड कर लेते हैं एडिटिव के बारे में। एडिटिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि वन और मोर देन चार्ज कैन बी ईजिली ऐड, मतलब ढेर सारे चार्ज सिंपली आप जोड़ सकते हो। इट मीन्स Q1 Q2 Q3 ... Qn। चार्ज को आप सिंपली, जैसे उसका नेचर है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सब एक साथ जुड़ जाएंगे, निगेटिव है तो निगेटिव सारे एक साथ जुड़ जाएंगे। मीन्स चार्ज हमारे बेसिकली आसान से बिल्कुल जुड़ जाते हैं, इसलिए वो एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ठीक है। सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? कंजर्वेशन का मतलब है इन आइसोलेटेड बॉडी, ये बस एक वर्ड याद रखिएगा, इन आइसोलेटेड बॉडी चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब इस आइसोलेटेड बॉडी का चार्ज हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब सिंपल सी बात है, अगर हम किसी बॉडी को चार्ज दें या फिर उससे निकालें, मतलब कुछ ये वाला प्रोसेस करें, तो वहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं का मतलब ना आपने चार्ज लिया ना चार्ज दिया, तो उसके अंदर तो भी चार्ज कंजर्व रहेगा। इट मीन्स चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, सिंपली जो हम पढ़ते हैं वही चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़, इन आइसोलेटेड बॉडी, कोई अगर आइसोलेटेड बॉडी है तो उसका चार्ज हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। आइसोलेटेड का मतलब क्या है, ना हीट अंदर आए ना हीट बाहर जाए, मतलब कुछ भी उसमें चेंज ना हो, तो उस केस में चार्ज कैन बी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक। और थर्ड प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से समझेंगे, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, देखो इसका क्या मतलब है। इफ अ बॉडी charge transfers from one substance to other substance, then charge only transfers in the form of multiple integral multiple form of a certain amount of charge. It means क्वांटिनाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है, इफ़ चार्ज इज ट्रांसफर्स फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस, देन ऑलवेज एंड ऑलवेज charge will be always and always an integral multiple means 1 2 3 4 समथिंग, इस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, ये क्वांटिनाइजेशन का सिंपल सा मीन्स होता है। देखो कैसे, पहले एक बार आपको लिख के समझाते हैं। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, क्लियर। इसका सिंपल सा मतलब है, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज का सिंपल सा मतलब है कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन मतलब ट्रांसफ़र होते हैं, इट मीन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफ़र होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा चार्ज ऑफ अ बॉडी इज़ ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, या फिर इसको अगर सिंपली कहें तो ट्रांसफर्स electrons are always be in the form of integral multiple of certain amount of चार्ज। इसका मतलब क्या है, चार्ज जब भी ट्रांसफ़र होगा वो ऑलवेज प्लस माइनस एन ई, मतलब एन का मतलब क्या है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहीं भी हो सकता है। लेकिन ये ई क्या है, दिस इज सर्टेन अमाउंट, इट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻19, जबकि इलेक्ट्रॉन का बेसिक चार्ज होता है। ठीक है, ये बातें हैं। अब ये हमने इतना थ्योरी पढ़ा है, तो थोड़ा सा यहीं पे रीड कर लेते हैं चार्ज के यूनिट्स के बारे में। तो चार्ज की जो एसआई यूनिट है, दिस इज़ कूलॉम्ब। ठीक, दिस इज़ कूलॉम्ब। और सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में दो यूनिट हैं, एक है ईएमयू, एक है ईएसयू। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, दिस इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके ईएमयू एंड ईएसयू चार्ज कूलॉम्ब के यूनिट हैं, कूलॉम्ब क्यू के चार्ज के यूनिट हैं डियर। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, अब हम डील करते हैं जहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, कूलॉम्ब्स लॉ से। ठीक है, कूलॉम्ब्स लॉ से। ठीक है, कूलॉम्ब्स लॉ से स्टडी कंटिन्यू करते हैं। कुछ शॉर्ट पॉइंट में याद रखिएगा। कूलॉम्ब्स लॉ गिव
कूलॉम्स लॉ गिव फोर्स कैसा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस फोर्स की भी बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, ब्रैकेट में मॉड एफ लिख रहे हैं बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। मॉड ऑफ एफ का मतलब मैग्नीट्यूड ये देता है, सुनना ध्यान से, मैग्नीट्यूड देता है। कब वैलिड होता है, 3 पॉइंट ऑलवेज याद रखिएगा। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ठीक, पॉइंट चार्ज। दूसरा पॉइंट स्टैटिक चार्ज, चार्ज स्टैटिक हमेशा रहना चाहिए। ये 2 पॉइंट बिल्कुल क्लियर। अब हम इसके रूल पे समझते हैं। ये 3 बेसिक पॉइंट है, रिमेंबर रखना। और मेन इनका जो स्टेटमेंट कहता है, इनका मेन स्टेटमेंट कहता है दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ चार्जेस, ठीक। ये एफ जो होता है दोनों चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये 2 रिलेशन इनका कहता है। कैसे, ज़रा थोड़ा सा बेसिक शॉर्ट में समझ लें। कोई भी अमाउंट चार्ज है Q1 और कोई भी एक अमाउंट Q2 है, 2 चार्ज, और इफ़ डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ R, तो ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ चार्जेस। क्लियरली यही रिलेशन आपका कूलॉम्स लॉ है। और इन इक्वेशन को मिलाते हैं तो एग्जैक्टली हमारा जो इक्वेशन आता है, दिस इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। दिस इज़, इस फोर्स के वैल्यू से, इस फोर्स के फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिफाइन कर सकते हैं। और ऑलवेज याद रखिएगा यहाँ पे एक और सबसे बड़ी कंडीशन है, बहुत बड़ा चार्ज नहीं होना चाहिए। मतलब पॉइंट चार्ज मैंने ये लिख दिया है तो यहाँ से आपको याद रहना चाहिए बहुत बड़ा चार्ज हमें नहीं लेना है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देता है तो इसकी एक खूबी और है, दिस इज़ ऑलवेज अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स। मतलब ये दोनों नेचर पाए जाते हैं, अट्रैक्शन का भी एंड रिपल्शन का भी, दोनों का नेचर, ठीक है। लैंग्वेज हमेशा याद रखिएगा, दिस फोर्स इज डिपेंड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ चार्जेस, या इसी को प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस कहते हैं। एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दे, ठीक है। ये कुछ ऐसा लैंग्वेज है। एंड अब यहाँ से हम आपको कुछ बेसिक बातें बताते हैं। दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज़ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, रिमेंबर रखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज़ 9 × 10⁹ यूनिट की बात अभी नहीं करेंगे, यूनिट का आपको ट्रिक सिखा देंगे जस्ट 5 मिनट बाद, ठीक। और यहाँ से एक छोटी सी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट लिखा है, दिस एप्सिलॉन नॉट इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इट्स वैल्यू इज़ 8.85 × 10⁻⁻12। दोनों के यूनिट की बात अभी हम शॉर्ट ट्रिक में सीख लेंगे। और फोर्स एफ है तो फोर्स की तो ऑलवेज यूनिट न्यूटन होता है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, न्यूटन, ठीक है। ये चीज़ है। अब आइए हम तुरंत इसका यूनिट देख लेते हैं। अगर इस फॉर्मूले को हम शॉर्ट ट्रिक में लिखना चाहें तो F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम K का यूनिट निकालना चाहें, K का अगर हम K की यूनिट निकालना चाहें तो FR स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2 लिख सकते हैं। अगर हम K की यूनिट निकालना चाहें तो FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, यहाँ पे यूनिट रख दो, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलॉम का होल स्क्वायर, दिस इज़ यूनिट ऑफ K। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है यही आपका K है, देख लो, ठीक। तो यहाँ से यूनिट हम लिख सकते हैं, इसकी यूनिट क्या है, 9 × 10⁹ जो बोलते हो, दिस इज़ यूनिट ऑफ K। एंड K की ये जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, क्लियर, वही यूनिट यहाँ। अब एप्सिलॉन नॉट और K में रिलेशन देखो तो उल्टा रिलेशन है, K और एप्सिलॉन में उल्टा रिलेशन है, देखो गौर से, K इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से सोचने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सा ट्रिक आप उल्टा कर दो, कूलॉम का होल स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, दिस इज़ यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। सारे यूनिट क्लियर, ठीक है। कूलॉम्स लॉ भी लगभग कंप्लीट, ठीक है। कूलॉम्स लॉ यही है। और कूलॉम्स लॉ पे सवाल बहुत आसान आते हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक में सवाल दिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, अगर इफ़
मीडियम इज़ प्रेजेंट बिटवीन देम, इफ़ मीडियम इज़ प्रेजेंट बिटवीन देम, अगर इन दोनों चार्जों के बीच हम मीडियम रखते हैं, इफ़ मीडियम इज़ प्रेजेंट बिटवीन देम, अगर हम मीडियम रख दें तो क्या होगा। और यहाँ पे मीडियम का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, समझना कॉन्सेप्ट वही है, सब कुछ सेम है। सराउंडिंग को हम यहाँ पे मीडियम कहते हैं, जो चार्ज के आसपास का सराउंडिंग होगा यही हमारा मीडियम कहलाता है, और यही इसी को हम इस चैप्टर में फिजिक्स में कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इसी को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक अलग कांस्टेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे के ही लिखा है, बट यहाँ पे हम अब बात कर लेते हैं कैपिटल के का, ठीक है, या फिर स्मॉल के, चलिए स्मॉल के लिख लेते हैं। दिस स्मॉल के इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बल्कि कन्फ्यूज़न ना हो तो आप स्मॉल के को आप एम भी लिख सकते हैं, ठीक, स्मॉल एम, मीडियम समझने के लिए, मीडियम, मास मत समझना, इसको मीडियम समझ लो। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, डिफरेंस कोई नहीं है, कन्फ्यूज़न कुछ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें हैं। अगर हमसे मीडियम में फोर्स बोले तो सिंपल सी बात याद रखना, एफ ऑफ मीडियम इज इक्वल टू एफ ऑफ एयर होल डिवाइड बाई मीडियम, मीडियम मीन्स एम, या फिर इसी चीज़ को आप लिख सकते हो एफ ऑफ एयर होल डिवाइड बाई स्मॉल के, ये दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मीडियम में फोर्स एम टाइम्स घट जाता है, इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम इज़ डिक्रीज्ड एम टाइम्स, मतलब एम टाइम्स से डिक्रीज़ कर जाता है, घट जाता है। क्यों? क्योंकि जैसा आपका सराउंडिंग बदला, आपकी स्थिति बदल जाती है। कितने टाइम्स? यहाँ डिक्रीज़ कर जाता है, के टाइम्स डिक्रीज़ कर जाता है। और यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं स्मॉल के इज़ इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एयर होल डिवाइड बाई एफ ऑफ मीडियम, ठीक है, एफ ऑफ मीडियम। इस लैंग्वेज को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक, रिलेटिव परमिटिविटी भी इसको कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, आप लैंग्वेज सुनना। इट इज़ अ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एयर टू द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन मीडियम, मतलब एयर में फोर्स और मीडियम में फोर्स का रेशियो कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक, यहाँ से एक लैंग्वेज निकलती है। और रिलेटिव परमिटिविटी का एक और लैंग्वेज है, अगर आप गौर से देखो तो हम एक चेंजेस करने जा रहे हैं। क्या चेंजेस करने जा रहे हैं, चलो देखो। पहले यहाँ तक बेसिकली आपको कुछ बेसिक थीम समझ में आया, ये बातें क्लियर। अब यहाँ पे आपको इतना मैंने क्लियर किया, अब इसको जरा हम सामने लिखते हैं ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाए। जब भी मीडियम की बात करें तो एक चार्ज ये लिए, एक चार्ज हमने ये लिया, सेम सब कुछ है। दिस फोर्स इज़ फॉर एयर, दिस इज़ Q1, दिस इज़ Q2, डिस्टेंस बिटवीन देम R, और ये है डाइलेक्ट्रिक, हमने एज्यूम कर लिया ये डाइलेक्ट्रिक है स्मॉल के। तो यहाँ पे होगा क्या फॉर्मूला, फोर्स ऑफ मीडियम जो होता है, फोर्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे ही रहेगा, यहाँ पे स्मॉल के लिख दो, ठीक है ना, एंड अगेन Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। दिस इज़ योर फोर्स रिलेशन इन मीडियम, ठीक है, मीडियम में फोर्स की वैल्यू ये होगा। तो यहाँ तक बातें क्लियर, एग्जैक्टली एकदम फार्मूला निकल के आ गया। अब इस फार्मूले को अगर गौर से देखो तो ये यही फार्मूला है, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हटा दो तो ये आप लिख सकते हो एफ ऑफ एयर डिवाइड बाई स्मॉल के, यही हमने थोड़ी देर पहले अभी लिखा था। दिस इज़ एग्जैक्ट रिलेशन इन मीडियम, एनी टाइप ऑफ मीडियम, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे एक टर्म आता है, इस टर्म को देखो, ये मैं इतने पार्ट को अगर अंडरलाइन करूँ, दिस इज़ एप्सिलॉन नॉट इंटू के। जैसे हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज़ एप्सिलॉन नॉट, क्लियरली देखो एप्सिलॉन नॉट, वैसे ही यहाँ पे इस अमाउंट को कहते हैं एप्सिलॉन नॉट के को हम नाम देते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्लियरली। और अगर इस रिलेशन को हम थोड़ा रिलेटिव करें, थोड़ा बनाएं, तो गौर से देखो, इस रिलेशन को हम नाम देते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इतने बड़े कांस्टेंट को, और इसका शॉर्ट में रिप्रेजेंटेशन होता है सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन,
सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन। तो अब यहाँ से देखो, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के हम लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ से के बराबर हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से भी आपका रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन निकलता है, यहाँ से भी आपकी एक लैंग्वेज निकलती है। रिलेटिव परमिटिविटी इज़ द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर, ठीक, या फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जो ये लैंग्वेज लिखो इसका रेशियो, यहाँ से ये लैंग्वेज भी आप लिख सकते हो, दिस एप्सिलॉन इज़ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इसको हम रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी जो आपका है के, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम रेशियो ऑफ विद रिस्पेक्ट टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये दो लैंग्वेज समझाने के लिए मैंने इतना कोरिलेट किया टॉपिक, ठीक है। तो फोर्स ऑफ मीडियम, सारी बातें यहाँ तक क्लियर। और कूलॉम्स लॉ का इससे मतलब और ज़बरदस्त तरीका नहीं हो सकता है। और शॉर्ट में हमें इतना चीज़ें पढ़ लिया, यहाँ से सवाल आपके आते हैं इन शॉर्ट में। देखो अब आपको एक हिंट दे देते हैं, कूलॉम्स लॉ पढ़ लिए तो ये मैग्नीट्यूड दे देगा, डायरेक्शन की बात करेगा तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला याद रखना, जब भी प्लस का क्यू कैसा भी चार्ज मिले, कैसा भी चार्ज, बगल में एक और कोई चार्ज हो, ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 कुछ भी हो सकता है नाम, तो प्लस वाला इसके ऊपर लगाता है फोर्स रिपल्शन, रिपल्शन, ये वाला चार्ज इस पे लगाता है रिपल्शन, रिपल्शन, ठीक है। सेम एज इट इज़ दिस इज Q2 प्लस एंड माइनस ऑफ Q1, तो प्लस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट, देख रहे हो, अट्रैक्ट खींच रहा है। सेम एज इट इज़ Q1 इसको अट्रैक्ट करेगा, Q1 इसको अट्रैक्ट करेगा, ये ऐसे। तो दिस इज अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। अगर इन दोनों लाइन को देखो तो हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलोंग अ लाइन ज्वाइनिंग द बोथ चार्जेस, ठीक है ना। इसको आप ये भी कह सकते हैं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, along the line joining of both charges, ठीक भाई। जो लाइन मिला रही है, कंसेंट्रिक लाइन, सेंट्रिक लाइन, उन सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग वर्क करता है। अब यहाँ पे एक अलग से आपको चीज़ समझा देते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट निकलता है। फोर्स का लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट, फोर्स से रिलेटिव सारे टॉपिक कंप्लीट। अब हम एक बात कर लेते हैं, फोर्स ऑन अ चार्ज, फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज। यहाँ से मैं टॉपिक को कोरिलेट करूँगा, फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज पे फोर्स कितना लगता है, तो आप बिना सोचे डायरेक्ट बोलोगे, अगर कोई चार्ज Q है तो Q पर लगने वाला चार्ज होता है F बराबर QE, F बराबर QE। दिस इज किसी पॉइंट चार्ज पे लगने वाला फोर्स होता है QE, ठीक है। ये इस फॉर्मूले से, ये तो है फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज, मतलब फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज। यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड की संकल्पना शुरू होती है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था कौन सा, बायो-सेवर्ट लॉ, तो इसलिए अब यहाँ से कोरिलेट कर रहा है। दिस इज़ ऑल्सो अ फार्मूला फॉर फोर्स, दिस इज़ ऑल्सो अ फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ, फॉर बोथ रिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रीजन अराउंड अ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। एकदम सिंपली, बस आपको कम लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे चार्ज के आसपास का रीजन होता है, ठीक। रीजन अराउंड अ, या रीजन बाउंडेड बाई चार्ज, रीजन अराउंड चार्ज, ठीक है, रीजन अराउंड चार्ज। ये बेसिक बातें क्लियर। 2-3 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लिखवाता हूँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स पे बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जो डायरेक्ट हर जगह क्रिएट करेगा, हर जगह। जैसे मैंने एक छोटा सा फिगर बनाया पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव के चार्ज के कारण कुछ ना कुछ ये फील्ड होगा,
सेम एज इट इज़ माइनस बनाते हैं तो माइनस के कारण भी कुछ ना कुछ फील्ड होगा, ठीक, कुछ ना कुछ फील्ड होगा। तो पॉजिटिव चार्ज जब प्लॉट करते हैं तो हियर इलेक्ट्रिक फोर्स इज repulsive it means here when we place positive charge, here direction of electric field या फिर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो या फिर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, शब्द को पकड़ना, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, दोनों चीज़ में कह रहा हूँ, ELOF, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है ना, दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर पॉजिटिव चार्ज है #1, अगर पॉजिटिव चार्ज रख रहे हो तो हियर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज along the positive charge, along the positive charge, या फिर इस लैंग्वेज को आप along the positive charge कह दो या फिर away from the positive charge, मीन्स पॉजिटिव चार्ज से दूर होगा, ऑलवेज दूर, निकलता हुआ, क्लियर, ऑलवेज निकलता हुआ होगा। दूसरा लैंग्वेज, अगर सेम कॉन्सेप्ट आपसे निगेटिव चार्ज, अगर हम कहीं पे निगेटिव चार्ज रख दें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टूवर्ड्स होता है। ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट, अगर निगेटिव चार्ज कैसा भी रखो, टेस्ट चार्ज रखो, वैसे टेस्ट चार्ज का पॉजिटिव होता है, सॉरी टेस्ट चार्ज आपको नहीं लेना है, कोई भी चार्ज रखो अगर पॉजिटिव नेचर का है तो ऑलवेज ये अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा, जहाँ पे पॉइंट रख दो अवे होगा। सेम एज इट इज़ निगेटिव चार्ज रख दो तो निगेटिव चार्ज के रखने पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहो या फिर सेम एज इट इज़ डायरेक्शन ऑफ ELOFs, डायरेक्शन ऑफ ELOFs का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस, वही शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स चार्ज, टूवर्ड्स चार्ज, चार्ज की ओर होगा भाई, टूवर्ड्स चार्ज, जहाँ पे चार्ज रखो अट्रैक्शन, चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे एक हिंट दे देता हूँ, सर ये डायरेक्शन आप निकालते कैसे हैं, तो बेटा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर भी हमें फील्ड डिफाइन करना होता है वहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज को रख देते हैं। सिंपल सी बात है, जब हमको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस डिफाइन करना होता है तो वहाँ पे हम टेस्ट चार्ज को रख देते हैं, जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज मूव कर जाता है दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे इसलिए हमने ये इतना डायरेक्शन बताया, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिक्र कर रहा हूँ। और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस अलग चीज़ है, वो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है, मीन्स इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होते हैं ये क्या होते हैं, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड लाइंस या फिर फील्ड, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं कौन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, बट हमें मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से, तो हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और थोड़ा बिल्कुल क्लियर का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये बातें क्लियर। एक पॉइंट और रिमेंबर रखिएगा, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप, ये बात याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है ना, क्लोज लूप, ये हमेशा याद रखिएगा, फंसाने के लिए पूछता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी बंद लूप नहीं बनाते हैं, बुक्स में आपके डायरेक्शन दे देगा कि पॉइंट 4 से ऐसे निकल रहा है, मिला देगा और आप देख के टिक कर दोगे, मतलब ऐसे ही एक पॉजिटिव एक निगेटिव, जब यहाँ पे देखो पॉजिटिव से निकल रहा है निगेटिव पे आ रहा है तो आपके बुक में ऐसे रिप्रेजेंट कर देगा, ऐसे रिप्रेजेंट कर देगा, तो इससे आप टिक करके चले आओगे। लेकिन ये फैक्ट याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म करती ही नहीं है, तो आप गलत करने से बच जाओगे, ठीक है। ये 3 पॉइंट बेसिकली रिमेंबर रखना, ठीक, 3 पॉइंट। अब एक पॉइंट और हम लिख लेते हैं,
ये फोर्स से रिलेटेड जहाँ पे काम आएगा, इसीलिए मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट रीड कर रहे हैं, ठीक है। इतना पॉइंट हमने रीड किया। एक पॉइंट आप याद रखना, ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताया, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताया। एक शॉर्ट कंसेप्ट में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की थोड़ा बात करते हैं, तब फिर और अच्छे से बात करेंगे। एक टर्म आता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? वेयर फील्ड लाइंस आर सेम डायरेक्शन, या फिर वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज कांस्टेंट, ठीक, कुछ ऐसा हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की दो खास बातें होती हैं, हियर मैग्नीट्यूड इज सेम, हियर मैग्नीट्यूड इज सेम, और साथ ही साथ डायरेक्शन इज सेम, डायरेक्शन सेम रहना चाहिए। ये कंपलसरी है, किसके लिए? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ये पॉइंट हम क्यों पढ़ाए? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपसे एक पॉइंट पूछता है, यहाँ पर अब समझना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज if placed between यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, प्लेस कर दें, तो क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात कर रहा हूँ, तो याद रखना, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम डायरेक्शन में लगता है। ये छोटा सा डायग्राम के थ्रू समझ लो। जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इफ प्लेस्ड बिटवीन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज सेल्फ मूव कर देगा, ये ऐसे सेम। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? यहाँ पे जवाब क्या दोगे? डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप यहाँ पे जवाब क्या दोगे? इस कॉन्सेप्ट को समझना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होता है ऑन पॉजिटिव चार्ज, किसी पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा इफ़ प्लेस बिटवीन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कॉन्सेप्ट अभी आपको यूज़ करूँगा, ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में चार्ज ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगा, ये रूल है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको शॉर्ट में आप जवाब दोगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये बातें क्लियर। और जब हम पॉजिटिव पे पढ़े हैं तो सेम एज इट इज़ निगेटिव पे पढ़ लो। तो निगेटिव पे भी कैसे होगा? ये हम बनाते हैं निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे फील्ड का जो डायरेक्शन होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो हियर इलेक्ट्रॉन मूव अपोजिट डायरेक्शन। तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात याद रखना। अब आपके मन में आ गया सर ये कैसे निकालते हैं? तो आप वो भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख के चेक कर लो, जो हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को आप रख के चेक कर लो, जवाब खुद ब खुद निकल के चला आएगा। बस ये 5 पॉइंट्स जिसको याद हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना सीख लेते हैं विद रिलेशन के साथ, ठीक है। विद रिलेशन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने का अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, यहीं से आपको रिलेशन याद हो जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट ही यहीं से क्रिएट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट अब कंप्लीट पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड का कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। जस्ट अभी हमने लिखा था फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज, हमने लिखा था ना फोर्स ऑन अ चार्ज, तो हमने क्या लिखा था, F बराबर Q इंटू ई। किसी चार्ज पे फोर्स ये लगता है पॉइंट चार्ज पे, यहीं से आपका फॉर्मूला निकलता है E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इक्वल टू F बाई Q। ठीक है, तो इस रिलेशन को अगर हम यूज़ कर लें तो यहाँ से लैंग्वेज इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बन के तैयार हो जाता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और नाम है, लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज, फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, चलिए, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक, फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इससे फ़ायदा हमें क्या मिलेगा, चलो आ जाओ देखो। जिस भी चार्ज के कारण हमें मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी वैल्यू निकालना है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, कुछ भी, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। चलो, एक हम रख लेते हैं चार्ज, दिस इज़ कैपिटल Q, अननोन Q। यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस पॉइंट इज़ A, दिस पॉइंट इज़ A। तो यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आप बाहर से यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले आओ, दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज़ Q0। एक बात याद रखना, टेस्ट चार्ज कहो या यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहो, चलो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं बेसिक नॉलेज। टेस्ट चार्ज जो हम लिखते हैं, टेस्ट चार्ज हैव रियल नो चार्ज, मतलब इट हैव नो चार्ज। पहले चीज़ें को समझना, इट हैज़ नो चार्ज, ठीक है ना। टेस्ट चार्ज की सबसे बड़ी खूबी होती है इसका खुद का कोई चार्ज नहीं होता है, बट हम एज्यूम इट, बट वी एज्यूम इट पॉजिटिव। हम जब लिखते हैं, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो लिखने के लिए बस पॉजिटिव मानते हैं, बट रियल में पॉजिटिव चार्ज का खुद का कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है ना। और इट हैज़ नो मैग्नीट्यूड, तीन बातें याद रखिएगा, इट हैज़ नो मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड भी कुछ नहीं होता है, नाम ही पॉजिटिव चार्ज है तो 1 मान लो, ठीक है ना, इसकी वैल्यू होती है 1। ये टेस्ट चार्ज की खूबी है। अब टेस्ट चार्ज को रखे हो तो ज़रा खुद से फील करो, हमने क्या लिखा है, इट हैज़ नो चार्ज, बट हम फिर भी एज्यूम करते हैं पॉजिटिव। तो ज़रा देखो, प्लस चार्ज इस पर कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्शन, दिस इज़ रिपल्शन फोर्स, दिस इज़ रिपल्शन फोर्स। तो अमाउंट ऑफ फोर्स आ गया, निकाल लेते हैं। अमाउंट ऑफ फोर्स इन एयर क्या होगा, यहाँ पे एयर प्रेजेंट है तो एयर में इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, जैसा कि हमने लिखा है, और कैपिटल Q, दोनों चार्ज को मिला दो, डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ R, तो दिस इज़ R²। इक्वेशन फर्स्ट लिख लो थोड़ी देर के लिए, दिस इज़ फोर्स वैल्यू, और ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो। क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दिस इज़ Q0। जिस यूनिट चार्ज को रखे हो उसी यूनिट चार्ज को यहाँ प्लेस कर दो। तो जब वैल्यू रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F की वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q0 होल डिवाइड बाई R² एंड मल्टीप्लाइड बाई Q0। जिस चार्ज को आप रखो, जिस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है, उसी चार्ज से भाग दे दो, डिवाइड कर दो, तो Q0 से Q0 कैंसिल आउट। हियर E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई R²। दिस इज़ योर रिलेशन। ये शॉर्ट कंसेप्ट मैंने समझा दिया लैंग्वेज पे बेस्ड। अब इसका मतलब क्या है, इन शॉर्ट फिर से रिपीट कर देता हूँ। लैंग्वेज में तो हम कहते हैं फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखने के लिए रिप्रेजेंट भी करते हैं Q0, बट आप जब सवाल सॉल्व करोगे तो यहाँ पे Q0 की वैल्यू कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, इस पॉइंट पे Q0 की वैल्यू कुछ भी दे सकता है। आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो, सवाल लगाना कैसे है। आपका पहला टारगेट होना चाहिए फोर्स, आपका पहला टारगेट होना चाहिए फोर्स, और फोर्स जब आ जाए तो जिस पॉइंट पे डिफाइन करना है उस चार्ज से डिवाइड कर दो। मतलब जिस चार्ज पर हमें फोर्स निकालना है, जिस पॉइंट पर फोर्स डिफाइन करना है, वहाँ पर ही रखते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे।
तो इट इज़ रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q/r², और दिस इज़ ऑल्सो अ फार्मूला फॉर अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो ये फार्मूला है, दिस इज़ वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण एट आर डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज समथिंग क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये सिंपल सा एक फार्मूला ये भी कोरिलेट हो गया। चलिए, दो शॉर्ट रिलेशन, दो छोटा सा टॉपिक हम कवर करते हैं। क्या, देखो, आप ऑलवेज याद रखना एक सिंपल सा फार्मूला, F इज इक्वल टू QE, ये कभी नहीं भूलना है। सेकंड फार्मूला, फोर्स इज इक्वल टू एयर, फोर्स ऑफ एयर इज इक्वल टू 1/4πε0 हियर r², अपर साइड Q1 Q2। थर्ड फार्मूला इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4πε0 एट r डिस्टेंस Q/r²। ये तीन रिलेशन नहीं भूलना है। आपसे एप्सिलॉन नॉट का रिलेशन पूछे, दिस एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट इज इक्वल टू K, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, यहाँ से इसको हम ये भी कह सकते थे, फोर्स ऑफ मीडियम फोर्स ऑफ एयर होल डिवाइड बाई फोर्स ऑफ मीडियम, ये भी आप कह सकते हो। डाइलेक्ट्रिक जस्ट पढ़े थे हमने, इतना रिलेशन क्लियर है। और फोर्स ऑफ मीडियम की जो वैल्यू होती थी वो भी हम लोग लिख लेते हैं, 1/4πε0 इंटू K, हियर स्मॉल के। जो डाइलेक्ट्रिक वाला वैल्यू था वो यहाँ आके प्लेस करते थे, और अपर साइड अभी भी Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। सेम फार्मूला यहीं से कॉपी करना है हमें। और यहाँ पे हमने लिखा था दिस इज़ एप्साइलन, इसका रिप्रेजेंटेशन है एप्साइलन, और दिस इज़ परमिटिविटी ऑफ मीडियम। वंस अगेन एक बार लिख देते हैं, आप कंफ्यूज ना हो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्लियर, इतनी बातें क्लियर, इतना पॉइंट याद रखिए। अब हम एक छोटा सा पॉइंट रीड कर लेते हैं। डाइपोल, व्हाट इज डाइपोल? व्हाट इज डाइपोल? व्हाट इज डाइपोल? तो डाइपोल क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम, कैसा सिस्टम? वेयर 2 पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड एट सम सेपरेशन, या फिर 2 पॉइंट चार्ज आर सेपरेट एट सम डिस्टेंस। डाइपोल उस सिस्टम को कहते हैं वेयर, चलिए, वेयर टू चार्जेज, और ये 2 चार्जेस कैसे होने चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट नेचर। याद रखना पहली चीज़, ये 2 चार्जेस जो आपको लेना है, इक्वल, किस में इक्वल होना चाहिए? मैग्नीट्यूड में। चलो लिख देते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड। अपोजिट किस में होना चाहिए? अपोजिट किस में होना चाहिए? इन नेचर, नेचर वाइज ये अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट वाइज ये कैसा होना चाहिए? नेचर। व्हेन 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आर सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस, दिस सिस्टम इज नोन एज डाइपोल। और दूसरी चीज़, यहाँ पे भी पॉइंट चार्ज आपको रखना है, बहुत बड़ा चार्ज नहीं रखना है। तो दिस इज़ प्लस क्यू, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, दिस इज़ माइनस क्यू। देखो मैग्नीट्यूड सेम है, बदलना नहीं है, यही कंडीशन है डाइपोल की, सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर। और इसके बीच का डिस्टेंस अगर हम 2L कह दें, 2L, यहाँ पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम 2L मानते हैं। मानने को आप कुछ भी एज्यूम कर लो, बट न्यूमेरिकल में 2L मानने का फ़ायदा मिलता है, इसलिए हम यहाँ पे 2L लिखते हैं। तो डाइपोल मोमेंट P इज़ इक्वल टू Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। ये P बराबर Q इंटू 2L क्या है? चलो देखो, दिस इज़ डाइपोल, सिंपली दिस इज़ डाइपोल, बट ये जो रिलेशन में रखे हैं, दिस इज़ डाइपोल मोमेंट। जो P बराबर Q इंटू 2L हमने रखा है, दिस इज़ डाइपोल मोमेंट।
डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्जेज एंड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, ईदर चार्ज एंड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, जो भी इसके बीच का डिस्टेंस है सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। और डाइपोल मोमेंट इट हैज़ वेक्टर क्वांटिटी, तो यूनिट क्या होगा? यूनिट हैज़ कूलॉम इंटू मीटर, सी फॉर कूलॉम इंटू मीटर, ठीक है ना, सी इंटू एम कूलॉम इंटू मीटर। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑलवेज निगेटिव टू पॉजिटिव, इट हैज़ ऑलवेज फिक्स डायरेक्शन, क्या होगा? निगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये याद रखिए, ठीक। निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज एंड ऑलवेज। तो डाइपोल क्लियर, डाइपोल मोमेंट क्लियर, फोर्स का बेसिक रिलेशन क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 2 बेसिक फार्मूला बच गया है, आप बिल्कुल घबराइएगा मत, हम डेरिवेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बिल्कुल घबराइएगा मत। सारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन शॉर्ट फॉर्म में हम एक वीडियो के साथ कवर करेंगे। अब इसमें एक पॉइंट और कवर कर लेते हैं, इट मीन्स अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है। डाइपोल पढ़ लिए, डाइपोल मोमेंट पढ़ लिए, एक छोटा सा हिंट आपको दे देते हैं, टॉर्क ऑन अ डाइपोल, ताकि डाइपोल पूरा कंप्लीट हो जाए। इस वीडियो में कम से कम डाइपोल तक हम पूरा रीड कर लें। तो हम डिफाइन करते हैं टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक वैल्यू आपसे पूछता है, मतलब टॉर्क की वैल्यू वर्क डन तक पूछता है, तो ये सब हम यहीं पे शॉर्ट में रीड कर लेते हैं। अगर कभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दिस इज़ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डाइपोल को प्लेस करें तो कैसे रिलेशन निकाले, शॉर्टकट वे में पढ़ा रहा हूँ। एक रखोगे आप डाइपोल, ये है डाइपोल आपका, डाइपोल हैज़ -q एंड +q, सिंपली आप भी यही लिखोगे। अब बच्चों को पता नहीं होता है रिलेशन रिमेंबर कैसे रखें, याद कैसे रखें, यही आपको शॉर्टकट पढ़ा रहा हूँ मैं। जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो यहाँ एक फोर्स क्रिएट होता है। आपको पता है टॉर्क तभी क्रिएट होता है वेयर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वर्क्स। टॉर्क का मतलब होता है रोटेशनल फोर्स, जो बॉडी को रोटेट करता है, घुमा दे। तो टॉर्क कॉन्सेप्ट आया है तो मतलब फोर्स से रिलेटेड होगा। जब किसी टॉर्क को प्लेस करते हो, इफ़ वी प्लेस अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, तो हियर वर्क्स 2 फोर्सेस। अब क्या सुनना जरा सा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 फोर्स वर्क करते हैं, कैसे? इस Q पर फोर्स वर्क करता है QE, याद करो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और निगेटिव पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है QE। अब इन दोनों की वैल्यू देखो, दिस इज़ QE, दिस इज़ QE। तो डाइपोल के टॉर्क के लिए भी यही ज़रूरी होता है, टॉर्क के लिए भी यही मस्ट कंडीशन होता है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वर्क। तो यहाँ QE है इक्वल फोर्स, यहाँ QE है इक्वल फोर्स, इसके वजह से ये हमारा टॉर्क, ये जो डाइपोल है ये टॉर्क क्रिएट करता है, मतलब रोटेट करने लगता है। तो टॉर्क का सिंपल सा फार्मूला होता है, F क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद होगा आपको, F क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखते थे आपको, डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस यही रखते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। तो शॉर्ट में समझो ज़रा, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या है? QE। क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू रखना होता है। यहाँ पे याद रखो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रखते थे, तो दिस इज़ QE। और डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर पूछा है, तो अगर डाइपोल का डिस्टेंस हम 12 एज्यूम कर लें, जैसा कि वहाँ पे लिखे हुए हैं, तो अगर 12 है और दिस एंगल इज़ थीटा, इफ़ दिस एंगल इज़ थीटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका 2l साइन थीटा होगा, आपको भी दिख रहा है। दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2l साइन थीटा। कैसे? कंपोनेंट कर दो, 2l का कॉस थीटा, 2l का साइन थीटा, ऐसे देखो, दिस इज 2l, हियर इज थीटा। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है 2l कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट होता है 2l साइन थीटा। यही वैल्यू आप रखोगे तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम है, दिस इज 2l साइन थीटा।
12 साइन थीटा वैल्यू रखे, और जैसा कि वी नो दैट Q इंटू 12 बराबर P, वेक्टर P। तो जब Q इंटू 12 बराबर P है तो ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो टॉर्क की वैल्यू आ गई P क्रॉस E साइन थीटा। ठीक है, ये आपका वैल्यू निकल के आ गया। और ये जो क्वांटिटी आएगा इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। इट इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? आपको पता है कि टॉर्क ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी होता है, बिल्कुल क्लियर। तो ये छोटे से कम शब्दों में देखो डेरिवेशन तक हमने कर लिया। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल लगा लोगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम कर लो, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन बता दिए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। निगेटिव चार्ज पे होता है अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट अमाउंट दोनों का सेम है। बॉडी रोटेट करने लगेगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, और यहाँ से हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक, टॉर्क बराबर पी साइन थीटा आ गया वैल्यू। टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा तक हमने पढ़ लिया। टॉर्क बराबर पी इंटू ई साइन थीटा। आपसे पूछता है मैक्स वैल्यू मिन वैल्यू, तो खुद मुझे बताओ टॉर्क पे मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे रख दो तो आंसर होगा पी इंटू ई। क्लियर? सेम एज इट इज़ टाउ की मिनिमम वैल्यू बोलिए तो 0 पे मिनिमम होगा, तो आपकी टाउ मिनिमम क्या हो जाएगा? 0। इन दोनों का मतलब क्या है? साइन थीटा बराबर 90 का मतलब है ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल आप इसके परपेंडिकुलर रख दो, ये मतलब है डाइपोल आपका परपेंडिकुलर रख दो, दिस इज़ P। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। और 0 का मतलब क्या है? दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इसी के पैरेलल रख दो, दिस इज़ पैरेलल डाइपोल। आप डाइपोल को क्या करो? पैरेलल रख दो। तो जब पैरेलल रखोगे तो मिनिमम, परपेंडिकुलर रखोगे तो मैक्सिमम। छोटे छोटे पॉइंट पूछते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट भी पूछता है। आप ये मत सोचना कि सर ये फालतू बना रहे हैं, पॉइंट पूछता है तो समझा रहा हूँ। ठीक है, ये बातें क्लियर? आपसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछेगा, व्हाट इज़ वर्क डन। इसी टॉर्क पर बेस्ड आपसे पूछेगा कि अमाउंट ऑफ वर्क डन डिफाइन करो, क्योंकि यहाँ फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा, और आपसे वर्क डन पूछेगा कि अमाउंट ऑफ वर्क डन या फिर एनर्जी निकालो, कुछ भी कह देगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। एक रूल हमारा कहता है, एक फार्मूला कहता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है dW/d थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला यही कहता है टॉर्क इज इक्वल टू dW/d थीटा। ये फार्मूला होता है टॉर्क का। तो हमने वर्क पूछे, जैसे हमने अभी टॉर्क निकाला था तो वो फोर्स था। टाउ की वैल्यू हमें पता थी, क्या है? PE साइन थीटा। अगर हमें टॉर्क पता है तो यहाँ से हम वर्क डन निकाल सकते हैं। इट मीन्स वर्क डन को डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन को। तो यहाँ पे वर्क डन डिफाइन करने का आपके पास एक शॉर्टकट तरीका है। DW इज इक्वल टू लिख सकते हैं, इस रिलेशन को देखो यहाँ पे, DW को लिख सकते हैं टॉर्क इंटू डी थीटा। और अगर इसको इंटीग्रेट कर दे तो आंसर आ जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन। दोनों को इंटीग्रेट कर दो तो आंसर आ जाएगा। कैसे? चलो देखो, PE साइन थीटा डी थीटा, ये वैल्यू रख दो, साइन थीटा डी थीटा। और यहाँ पे वर्क डन को आप इंटीग्रेट कर दो 0 से W। तो जब इधर लिमिट रखोगे तो यहाँ भी लिमिट, तो लिमिट जहाँ आपका मन करे θ1 से θ2 सब्सटीट्यूट कर दो, θ1 से θ2 सब्सटीट्यूट कर दो, और P इंटू ई फिक्स क्वांटिटी है, बाहर आ जाएगा। साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो साइन थीटा डी थीटा को जब इंटीग्रेट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? चलो यहाँ पे अब सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल ये रिलेशन है टॉर्क से वर्क डन निकालने का। यहाँ पे हम वर्क डन की बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन। अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें निकालना है, या फिर एनर्जी ऑफ डाइपोल पूछे, एनर्जी ऑफ डाइपोल इन मूवमेंट। चलो लिख देते हैं थोड़ा सा, एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपसे एनर्जी ऑफ डाइपोल पूछे तो इसको इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ तक? DW को हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से W, और थीटा उधर लगा ही हुआ है, P इंटू ई बाहर, साइन थीटा डी थीटा हम इसको लिख सकते हैं।
कहाँ से कहाँ, θ1 से θ2। अब जिनको शॉर्टकट पता होगा, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा का कॉस थीटा, इट मीन्स माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। जब लिमिट रखोगे θ1 से θ2 तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली निकल के आएगा पी अपर वैल्यू माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस ऑफ θ2 यहाँ एंड प्लस ऑफ कॉस θ1। भाई बीच में माइनस होता है, मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। ये वैल्यू आपकी सॉरी यहाँ पे कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 सही है, ठीक। और जब ये अंदर माइनस जाएगा, ये बाहर भी एक माइनस लगा हुआ है, आप अगर गौर से देखो, ये जो वैल्यू हमने लिखा है साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा, ये वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट किया तो कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 होता, ठीक है। तो माइनस हमने पहले ही बाहर कर लिया है, एंड वैल्यू जब सब्सटीट्यूट करोगे तो अब ये आंसर जो आपका हो जाएगा पी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये आपका रिलेशन आ गया टोटल वर्क डन। दिस इज टोटल वर्क डन। मैंने सिंपली कुछ किया नहीं है, देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस को थोड़ी देर के लिए बाहर एज्यूम कर लो, तो आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 होगा, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। तो ऑलरेडी मैंने क्या किया, माइनस मन में मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू आएगी, फिर इसको मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, हियर आंसर इज़ दिस। अब तुमसे क्वेश्चन पूछता है, तो आपको क्वेश्चन में जो भी एज्यूम करना है, θ1 बराबर 0 डिग्री रख दो, θ1 बराबर 0 डिग्री और θ2 बराबर थीटा रख दो, तो ये रिलेशन आ जाएगा किसी एग्जैक्ट थीटा के लिए। अगर आप θ1 बराबर 0 रख दो और समथिंग वैल्यू थीटा रख दो, तो आपको आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट थीटा के लिए निकल के चला आएगा। जिसका जैसा आंसर चाहिए वैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं क्लियरली। और यहाँ पे 3 वैल्यू आती है, यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आती हैं। टॉर्क ऑफ स्टेबल की बात करता है, टॉर्क और स्टेबल की बात करता है, तो यहाँ पे हम पीई लिखते हैं, पीई वैल्यू। टॉर्क ऑफ अनस्टेबल की बात करता है तो 2PE वैल्यू आती है, 2PE शॉर्टकट कॉन्सेप्ट है, ये वैल्यू निकलता है। यहाँ पे माइनस और प्लस का कोई ख़ास बहुत फ़र्क नहीं है, बट आप रिमेंबर रखो मेन फार्मूला ये, बस मेन फार्मूला। स्टेबल अनस्टेबल का हम न्यूमेरिकल में डिस्कस कर लेंगे, तो वहाँ से बिल्कुल क्लियर एंड कट रिलेशन निकल के चला आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे वैल्यूएबल ये था कि डाइपोल मोमेंट कैसे था उसको निकाले, डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो समझे, फिर हमने डाइपोल मोमेंट पे टॉर्क निकाला। देखो ये अलग चीज़ है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल कैसे डिफाइन किए इस कॉन्सेप्ट से, और जब हमें टॉर्क आ गया तो टॉर्क से हम एनर्जी निकाल लिए। आपसे कॉन्सेप्ट पूछता है कि व्हाट इज़ वर्क डन, व्हाट इज़ वर्क डन, तो वर्क डन आपको निकालना है तो हम इस कॉन्सेप्ट से निकाल लिए। टॉर्क हमें पता था, इंटीग्रेशन किए, मल्टीप्लाइड किए, आंसर हमारा आ गया। तो टॉर्क तक की कहानी बेसिकली कंप्लीट। अब हम जब नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे तो वहाँ पे गॉस थ्योरम भी कवर कर लेंगे, छोटे छोटे डेरिवेशन भी कवर कर लेंगे, और एक्सियल एंड कोएक्सियल पोजीशन पे, मतलब एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डेरिवेशन के थ्रू। तो बिल्कुल घबराना नहीं है डियर स्टूडेंट्स, फास्ट ट्रैक वे में हमें कंप्लीट करना है अपने टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, थैंक यू।